में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े खबरों की। मुख्यमंत्री आपको सीधा लिए चलेंगे, हिमाचल प्रदेश से भी आपको खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उत्तराखंड से खबरें दिखा देते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी है। साल 2024 में उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़े पैमाने पर धार्मिक स्ट्रक्चर के नाम पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी और मजार यहां जिहाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए यहां सरकार ने 5000 एकड़ से भी ज्यादा की जमीन मुक्त करा दी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2025 में भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। जहां भी सरकार जमीन धार्मिक अतिक्रमण के नाम पर कब्जाई जाएगी, उसे खाली कराया जाएगा। बिल्कुल, देवभूमि का मूल स्वरूप बनाए रखने के लिए ये अभियान बहुत आवश्यक है। इसमें 5000 एकड़ से अधिक जमीनें अतिक्रमण से मुक्त हुई हैं और ये अतिक्रमण आगे भी जहाँ जहाँ हैं उसको मुक्त कराने का अभियान हमारा और तेज़ी से चलेगा। डेमोग्राफी में कोई परिवर्तन न हो, इसके लिए लगातार हमारी पुलिस विभाग के लोग लगातार वेरिफिकेशन को भी आगे बढ़ाएंगे। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश का यहां पर आप देखिए अलर्ट जारी कर दिया है। भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 5 और 6 जनवरी को यहां पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की उम्मीद है, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिससे तापमान में भी गिरावट आएगी। वहीं मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 2 से 3 दिन मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने की संभावना है। उन्होंने हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल के ही मैदानी क्षेत्रों में यहां जो घना कोहरा है वो छाने की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। 5 और 6 जनवरी 2025 को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड के मौसम को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं जो है हल्की वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। और आजकल देखेंगे आप जो है मैदानी क्षेत्र हैं जो उत्तराखंड के, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ऐसे ही जो देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर सुबह के समय कोहरा देखने को मिलता है। अगले 1-2 दिन जो है इसी तरीके से मध्यम से घना कोहरा जो है उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में रहेगा, जिसके कारण देखेंगे जैसे देहरादून में भी कोहरा है या हल्के बादल हैं, उसके कारण जो अधिकतम तापमान है उसमें जो है इन क्षेत्रों में गिरावट मिलने की संभावना है और दिन के समय जो है थोड़ा ठंडा। टिहरी में यहां ठंड को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और डीएम मयूर दीक्षित ने सभी नगर पंचायत, नगर पालिका के साथ साथ सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है और वहीं अपने अपने नगर क्षेत्रों में अलाव जलाने की व्यवस्था करें, जिससे किसी को भी दिक्कत ना हो। और आज नए साल पर सबसे ज्यादा पर्यटक धनोल्टी, कनालताल और टिहरी झील में बोटिंग करने के लिए पहुंचते हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग के साथ बैठक करके पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। देखिए, अभी जगह जगह अलाव जलाने की प्रक्रिया चल रही है। आज दिन में भी काफ़ी ठंड थी तो नगर पालिकाओं के द्वारा दिन में भी कई जगह अलाव जलाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ग्रामीण बाजार क्षेत्र भी हैं जहां पर अच्छी भीड़ रहती है, वहां पर भी अलाव जलाने की मांग आई थी, वहां पर भी हमने व्यवस्था बनाई है। और बिजली विभाग को भी डायरेक्शन दिए गए हैं कि क्योंकि अभी बिजली का जो लोड है वो बढ़ गया है थोड़ा सा, क्योंकि जगह जगह हीटर्स आदि का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसके लिए भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। कोई भी ऐसा पावर कट अभी तक तो नहीं है। और अगर जहाँ जहाँ बर्फबारी ज़्यादा होती है वहाँ पर जो लाइन डैमेज होगी तो उसके लिए अतिरिक्त पोल, वायर, ट्रांसफार्मर्स आदि पहले ही पहुँचाए जा चुके हैं। सर, जहाँ पालाग्रस्त सड़कें हैं, पालाग्रस्त सड़कों पर लगातार चूना छिड़काव किया जा रहा है और साइन बोर्ड्स भी लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त सभी लोगों से अपील है कि जहाँ भी पालाग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पर अंधेरे में ट्रैवल करने से बचें और साथ ही अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं उनका पालन जरूर करें। देखिए, जो हमारे मुख्य पर्यटक स्थल है वहाँ पर बर्फबारी के बाद काफ़ी आवागमन बढ़ जाता है और जैसे धनौल्टी, कानाताल क्षेत्र है वहाँ पर टूरिस्ट को कोई दिक्कत ना है, इसके क्रम में पुलिस विभाग के साथ बैठक की गई थी और सफिशिएंट पार्किंग मिल सके लोगों को, साथ ही गाड़ियाँ रोड पे ना फिसलें, कोई एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए अतिरिक्त फोर्स भी लगाई गई है। और साथ ही जो एनएच जो उस रोड को देखते हैं उनको भी मुड़े दिखिए ये उसी बार डायरेक्शंस दिए गए। तो काशीपुर नगर निगम चुनावों ने यहां दिलचस्प मोड़ ले लिया है। मेयर पद के लिए 8 नामांकन जो है वो दाखिल किए गए हैं। नामांकन पत्रों पर किसी भी तरह की आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। रिटर्निंग ऑफिसर ने पुष्टि करते हुए बताया कि सभी उम्मीदवार अब आधिकारिक रूप से चुनावी मैदान में हैं। कल नाम वापसी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। मेयर पद की कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए उम्मीदवारों ने अपने अपने प्रचार अभियान को आक्रामक रूप से तेज कर दिया है। जनसभाओं और रैलियों ने यहां पर जनता को लुभाने के लिए वादों की झड़ी लगा दी है।
क्योंकि नामांकन के बाद एक निर्वाचन की प्रक्रिया के अंतर्गत नामांकन पत्रों की संवीक्षा स्क्रूटनी का होता है। वो स्क्रूटनी का कार्य आज सुचारू रूप से चल रहा है। अभी तक हमारे जितने भी प्रपत्र प्राप्त हुए थे उनमें से और और जितने कैंडिडेट 8 कैंडिडेट थे सभी के प्रपत्र स्वीकृत हैं और कोई भी आपत्ति नहीं आई। आपत्ति के लिए प्रॉपर आवाज लगाया गया और कोई भी व्यक्ति किसी के प्रत्याशी के विरुद्ध आपत्ति करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ और सारे अभिलेखों को सही ढंग से निर्वाचन आयोग के नियमावलियों के नियमों के अधीन उनकी समीक्षा की गई और सभी प्रपत्र सही पाए गए। क्या कर रहे हैं? अच्छा, आज नामांकन के बाद नामांकन प्रपत्रों की समीक्षा का तारीख है और नगर निगम प्रमुख के पद हेतु 8 उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन दाखिल किया गया था। सभी प्रपत्रों की नियमावली के अंतर्गत और सभी जो उसके चेक पॉइंट है उसके मद्देनजर रखते हुए सभी प्रपत्रों की जांच की गई। जांच में सारे प्रपत्र सही पाए गए और 8 उम्मीदवारों के प्रपत्रों की सभी जांच पूर्ण हो चुकी है और सभी सही। उत्तराखंड परिवहन निगम की झज्जर बसों को अब पहाड़ नहीं चढ़ाया जाएगा। जो बसें अपनी आयु पूरी कर चुकी हैं उन्हें नीलाम किया जाएगा। जहां जरूरत है वहीं नई बसें चलाई जाएंगी। पहाड़ों पर सवारियों की संख्या को देखते हुए छोटी और बड़ी दोनों तरह की बसों को चलाया जाएगा। उत्तराखंड परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक, जो कि ये प्रबंधक हैं, निदेशक रीना जोशी, उन्होंने बताया कि पहाड़ों पर नई गाड़ियों के संचालन के लिए शासन ने फंड उपलब्ध करा दिया है और इससे जल्द ही नई यहां पर जो 100 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। हालांकि बीते 6 महीने में ही आप देखिए किस तरह से काम किया गया है। 160 यहाँ पर नई बसें खरीदी जा रही हैं और साथ ही साथ दिल्ली मार्ग पर भी आ रही परेशानी को दूर करने के लिए काफी तरीके से कारगर कदम साबित होगा। कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर एमडी परिवहन निगम का पदभार ग्रहण किया है, तो अभी हम लोग यहाँ पे असेसमेंट कर रहे हैं कि क्या निगम में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से इसका सुधार किया जाए और कैसे ही इसको प्रॉफिटेबल संस्था बनाई जाए। इसके लिए जो हम लोगों ने अभी तक जो असेसमेंट किया है उसमें देखा है कि कुछ गाड़ियाँ हैं वो जर्जर अवस्था में हैं, तो उसका हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। हम लोग का प्रयास यही रहेगा कि पहाड़ों पे कोई भी जर्जर गाड़ियाँ ना चले और साथ ही साथ शासन ने भी हमें अनुमति दी है और फंड भी प्रोवाइड किया है जिसमें हम लोग कुछ नई गाड़ियाँ खरीदेंगे। लगभग 130 गाड़ियाँ विगत 6 महीने के अंतर्गत खरीदी जा चुकी हैं और हम लोग 100 नई गाड़ियों को खरीदने का प्रावधान कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के साथ में BS6 लागू होने की वजह से हमें गाड़ियों के नई गाड़ियाँ खरीदने का पुरानी गाड़ियों में कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम लोग नई गाड़ियाँ खरीद कर दिल्ली में हो रही जो समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग नई रूट का भी असेसमेंट कर रहे हैं, जहाँ पर डिमांड है और कोई गाड़ियाँ वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे हम लोगों का ये प्रयास रहेगा वहाँ पे गाड़ियाँ चलें ताकि यात्रियों को सुविधाएं हों। साथ ही साथ हम लोग लीन सीज़न और पीक सीज़न का भी असेसमेंट करके चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि लीन सीज़न में हमें सवारियां काफ़ी कम मिलती हैं, बट हमारी रूट्स पे उतनी गाड़ियां उपलब्ध रहती हैं जिसकी वजह से भी निगम को घाटा होता है। तो हम लोग ये भी असेसमेंट कर रहे हैं कि जहाँ पर जितनी डिमांड है हम उतनी गाड़ियों को वहाँ पे प्लेस करें, और जहाँ पर गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं है लेकिन लोगों की डिमांड है, वहाँ कोई प्राइवेट ऑपरेटर भी चलने को तैयार नहीं है, वहाँ पर निगम अपनी तरफ से उन रूट्स को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ चलाएगा। और इसके अलावा जो भी समस्याएं आएंगी सामने, यात्रियों को सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा और इस तरह से निगम का आगे की रणनीति इस साल रहेगी। इसमें भी हम लोग यही असेसमेंट कर रहे हैं कि कई जगह गाड़ियां हमारी फुल कैपेसिटी में नहीं चल पा रही हैं, उसमें उतनी डिमांड नहीं है या ऑलरेडी ऑपरेटर्स वहाँ उपलब्ध हैं, तो ऐसे में हम लोग इस पर भी विचार कर रहे हैं कि जहाँ पर जितनी सवारी है उतनी ही कैपेसिटी की गाड़ी चलाई जाए। पहाड़ों पे खासकर जहाँ पर डिमांड कम है वहाँ पे छोटी गाड़ियों को भी हम लोग लॉन्च करने का प्रयास करेंगे, सो दैट निगम की प्रॉफिटेबिलिटी भी रहे और लोग यात्रियों को सुविधा भी रहे। तो इस तरह का भी हम लोग विचार कर रहे हैं। खासकर जो टूरिस्ट सीज़न है और यात्रा सीज़न है उसमें भी हम लोग डिमांड का असेसमेंट कर रहे हैं, ताकि हम लोग पहले से ही डिमांड का भी हम लोग असेसमेंट करके उसको हम लोग जितनी गाड़ियों की उस वक्त ज़रूरत होगी उस वक्त तो उतनी गाड़ी हम लोग प्लेस करें, इसका भी हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। कितना समय आप देख रही हैं इन सब में? अभी तो हम पूरा ही समय इसमें निगम में लगा रहे हैं और उम्मीद है कि
हार्वर्डपुर से नगर पालिका चेयरमैन पद की प्रत्याशी यामिनी रोहेला की यहां आरक्षण पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसको लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री नप्रभात के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता और प्रत्याशी यामिनी रोहेला उप जिलाधिकारी कार्यालय विकासनगर पहुंचे। वहीं उन्होंने सभी दस्तावेजों की यहां आप देखिए स्क्रूटनी कराई और पूर्व कैबिनेट मंत्री नप्रभात ने आरओ से भी किसी दबाव में आकर काम न करने की बात कही। और ये भी बताते चले कि कल भी इसी तरह से एक प्रकरण सामने आया था, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन पत्र रद्द करने की कवायद चल रही थी, लेकिन मीडिया के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन के लोग निर्दलीय प्रत्याशी का नामांकन रद्द नहीं कर पाए। आपत्ति उन्होंने आरक्षण के खिलाफ दर्ज की है और अभी आरक्षण हमारी नियमावली में है। राहुल जी जो बात कह रहे हैं वो संविधान संशोधन से संबंधित थी, इसके लिए भाजपा लगातार प्रयासरत है और इस समय मैं उस पर ज़्यादा विस्तार में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जो आपत्ति लगी है उसके विवरण को आप आपत्तिकर्ता से प्राप्त कर सकते हैं। हमने उसका अध्ययन किया है और इसमें नियम और कानून दोनों बिल्कुल सुस्पष्ट हैं। मैं तो प्रशासनिक अधिकारियों से जो इसमें रिटर्निंग ऑफिसर है सिर्फ इतना अनुरोध कर सकता हूँ कि वो नियम के दायरे से बाहर न जाएं और किसी किस्म के दबाव में काम न। हार्वर्डपुर नगरपालिका निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन पद से नीरू देवी चुनाव लड़ रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी से यामिनी रोहेला मजबूत प्रत्याशी मानी जा रही हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट देखने को मिल रही है। और ये भी बताते चले कि कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहेला के द्वारा हार्वर्डपुर क्षेत्र में जनसंपर्क शुरू कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनके नामांकन पर आपत्ति दर्ज करा दी गई है, जिसको लेकर यामिनी रोहेला का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट की वजह से ये कार्य कर रही है, लेकिन इसका उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो कांग्रेस के नेता फुरकान का भी ये कहना है कि भाजपा बौखलाई हुई है और इस तरह के कार्य प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों से करवा रही है। बौखला ही रही है, तभी ये सब चीजें वो अपने जाल बुनते जा रही है मेरे लिए, लेकिन इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जनता के बीच में घूम रहे हैं मैडम। हाँ जी। जनता की परेशानी क्या है मैडम? जनता की परेशानियां तो यही है, बस जो उनके यहाँ कूड़ेदान का है, ये कूड़े का है, रख रखाव है, नालियों की संबंधी इसमें है, सड़क का है, ये सब चीज़ों का है। बाकी मैं जनता की और भी चीज़ें हैं, मैं जैसे जैसे घूम रही हूँ मैं वैसे वैसे उनके सहयोग करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। आपत्ति दर्ज करने का उद्देश्य साफ नजर आ रहा है, बौखलाहट और डर। क्योंकि जिस तरह क्षेत्र की जनता यामिनी नीरज रोहेला जी के साथ है, उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद जिस तरह यामिनी रोहेला जी के साथ है, तो ये सब चीज़ें देख करके उनको डर और बौखलाहट है कहीं हम लोग जीत नहीं पाए, और यही बौखलाहट उनकी आगे दिखाई दे रही है कि आपत्ति दर्ज कराई गई है। क्या कारण रहा है सर, क्यों आपत्ति दर्ज कराई? मैं पहले भी कह चुका हूँ, डर, बौखलाहट और डर साफ दिखाई दे रहा है। और अब मैडम कहाँ है, किस क्षेत्र में है? मैडम शुरू से ही क्षेत्र में है और अभी से नहीं, सालों से वो क्षेत्र की जनता के साथ है। उनका प्यार और आशीर्वाद जनता का लगातार उनको मिल रहा है। तो मैडम को पता नहीं है कि आपत्ति दर्ज हो चुकी है? नहीं मैडम बिल्कुल निश्चिंत है, कोई बौखलाहट नहीं, कोई वो नहीं, डर नहीं है, उनको पता है मेरे डॉक्यूमेंट सब सही है, सरकार द्वारा बनाए गए हैं। अब तो देखना आपत्ति दर्ज करने वालों को है कि वो साक्ष्य प्रस्तुत किस आधार पर करेंगे। अब जो आपत्ति दर्ज होगी इसका क्या निवारण होगा? स्पष्ट हमारा तो स्पष्ट बिल्कुल निवारण हमारा क्या है, हमारा तो डॉक्यूमेंट सही है, हमारे पक्ष में है। 31 को हमें स्वीकृति मिली कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं और आपका पर्चा ले लिया गया है। तो उसके बाद आपत्ति लगाने का तो कोई औचित्य नहीं होता। जब एक बार हमारी सारी चीज़ें क्लियर कर दी, हर पेपर में हमने अपने शपथ पत्र दे रखे हैं, हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं और हमने हर डॉक्यूमेंट्स के लिए शपथ पत्र भी दे रखा है। लेकिन फिर भी चलो सरकार का दबाव है, प्रशासन का दबाव है, हमारे खिलाफ आपत्ति दी है, कोई बात नहीं, उसके लिए भी हम निस्तारण में लगे हुए हैं। तो नीरज जी आपत्ति क्यों दी है? ये तो हार का कारण है, बौखला गई है बीजेपी और बीजेपी की प्रत्याशी बौखला गई है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। क्या उनको डर लग गया था क्या किसी चीज़ का? ये तो डर है ही, जनता को भी पता है। जनता ने जब हमको देखा कि जनता जो है नीरज के साथ है। काशीपुर में यहां कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल समर्थन में यहां कांग्रेस महिला शक्ति के ही नगर में मुख्य मार्गों पर स्थित व्यापारियों में जनसंपर्क हुआ। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से काशीपुर के विकास के लिए कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने और संदीप को भारी बहुमत से जिताने को लेकर अपील की।
जनसंपर्क के दौरान उत्तराखंड पीसीसी सदस्य अलका पाल और कांग्रेस महिला शक्ति जो कि नेता हैं मीनू सहगल, उन्होंने पूर्व बीजेपी मेयर और भाजपा विधायक पर राजनीतिक हमलावर करते हुए कहा कि यहां आप देखिए प्रदेश की जो ट्रिपल इंजन सरकार है उसने काशीपुर महानगर को कस्बा में तब्दील कर दिया है। शहर की जनता परिवर्तन चाहती है और ये होकर रहेगा। देखिए, महिलाएं तो कांग्रेस पार्टी की रीढ़ है और महिलाएं इस समय इस चुनाव में मैदान में डटी हुई हैं। आखिर काशीपुर की जनता भाजपा को वोट क्यों दे? काशीपुर की जनता को बार बार छलने का काम किया गया। जब काशीपुर में विधायक के चुनाव हुए, मेयर के चुनाव हुए, तो काशीपुर को लेकर के बहुत सारे आश्वासन, बहुत सारे झूठे वादे किए गए और जनता ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया। आज हम शहर के हालात देख सकते हैं, सड़कें टूटी, नालियां गंदगी से कटी हुई है, फ्लाईओवर के हालात आपको देख के खुद अंदाज हो जाएगा कि किस तरीके से जनता की जेब पर डाका डालने का काम भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार ने किया है। हर वादा भाजपा का झूठा साबित हुआ है। इस बार कांग्रेस का मेयर बनना सुनिश्चित है, क्योंकि जो आज काशीपुर, जिसको भाजपा के नेता ही खुद कस्बा घोषित कर चुके हैं, आज काशीपुर की जनता बहुत बुरी तरह से त्रस्त है। जनता ने खुद मन बनाया हुआ है। जहाँ हम लोग जा रहे हैं, स्वयं जनता इस बात को कह रही है कि हम लोग निश्चित तौर पर काशीपुर के विकास के लिए हम लोग निश्चित परिवर्तन करेंगे। संदीप सहगल जी को इस बार कांग्रेस का मेयर अवश्य बनाएंगे। काशीपुर में आपके मनपसंद संदीप सहगल आने वाले हैं। आपकी दुआओं के साथ, आपके विश्वास के साथ काशीपुर को सुंदर, बहुत सुंदर बनाने के लिए आपके सहयोग के साथ में पधार रहे हैं और आपका सहयोग मिलेगा तो जरूर आपकी हर उम्मीद पे खरा उतरेंगे। अच्छा, आपको मैं बताना चाहूंगी कि कल हमने कैनवसिंग की मानपुर रोड पे, तो हमें 90% इतना अच्छा एंट्री उनका वो मिला, सहयोग मिला। सबकी यही इच्छा थी कि काशीपुर में सिर्फ संदीप सहगल, इस बार संदीप सहगल को ही लाना है, हमें बदलाव लाना है। जनता त्रस्त हो चुकी है पिछली जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से जनता बिल्कुल त्रस्त है। उनका यही कहना है कि हम पिछले 4 बार से विधायक को भी देख चुके हैं और 3 बार से मेयर को भी हम परख चुके हैं। और हम चाहते हैं कि काशीपुर का विकास हो और सिर्फ विकास हो, और एकमात्र संदीप सहगल हमें इस समय उम्मीद की किरण दिखाई देते हैं और हम चाहते हैं कि सिर्फ संदीप सहगल को इस बार मौका मिला है तो वही मेयर के रूप में हमारे मेयर बन के आए। हरिद्वार में एसएसपी ने नववर्ष और चुनाव के मद्देनजर लक्सर कोतवाली पुलिस ने नशा कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए थे और एसएसपी हरिद्वार के निर्देश के बाद लक्सर पुलिस ने नववर्ष पर नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। लक्सर कोतवाली पुलिस द्वारा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर यहां आप देखिए कार्रवाई हुई और शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए शराब तस्करों के कब्जे से यहां पुलिस ने 150 लीटर कच्ची शराब बरामद की। जसपुर कोतवाली क्षेत्र में नशे की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा लगातार नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और एक बार फिर से जसपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 50 लीटर से भी ज्यादा कच्ची शराब बरामद की गई। वहीं एक युवक को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और कोतवाली यहां जसपुर की अगर बात करें तो जगदीश टकरियाल ने बताया कि उदय नाम का एक लड़का है जो पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुका है। वो नए साल के जश्न को लेकर हर्ष फायरिंग कर रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही तत्काल गिरफ्तारी कर ली गई। जो 31 नाइट को जो है उदय नाम का लड़का है, साथी चोर भी है, बाइक पे भी है, पहले भी जेल जा चुका है। उसके पास तमंचा था और वो अपना जो है खुशी के हर पहले फायर करना चाहता था, तो सूचना मिली हमारे चौकी इंचार्ज को, तत्काल गए उनको पकड़ के जो है अरेस्ट कर लिया। और अन्य 2 मामलों में जो है आजकल चुनाव का दौर चल रहा है, तो कच्ची शराब को लेकर जो है मोहल्ले में बांटने या यूँ कहिए कि भाई बेचने जाने थे, उनको भी जो है अलग अलग मामले में 2 लोगों को। उत्तराखंड की 15 अस्पतालों में मोतियाबिंद ऑपरेशन सप्ताह आयोजित किया गया था और इस दौरान निःशुल्क नेत्र परीक्षण, परामर्श और मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए थे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा बीवी की ओर से आयोजित नेत्र रोग जागरूकता गोष्ठी और मोतियाबिंद ऑपरेशन सप्ताह का शुभारंभ किया था। इस अवसर पर गीता जैन ने कहा कि निःशुल्क नेत्र शिविर 1 हफ्ते और बढ़ाया गया है। जो ऑपरेशन होंगे उसमें चश्मे भी उन्हें फ्री दिए जाएंगे। जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं होंगे उनकी भी निःशुल्क नेत्र जांच होगी और आंखें ईश्वर का सबसे अनमोल उपहार है, जिनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा
कहा कि आज की आधुनिक जीवन शैली, मोबाइल, टीवी, डिजिटल उपकरणों के अधिक उपयोग के कारण आंखों पर दबाव और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र के साथ नेत्र रोगों की चुनौतियों का सामना करना आम बात है, तो ऐसे में ये अभियान समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी होगा। डीसी साहब और गवर्नर साहब का ये इसमें उन लोग का बहुत बड़ा प्रयास था और उन लोग का संकल्प था कि इस बार जो हम ऑपरेशंस करेंगे, जिनके पास आयुष्मान नहीं भी है उनका भी फ्री हो और चश्मा भी उनको फ्री दिया जाए और सारी सुविधाएं। तो उसके लिए फिर अलग से हम लोग व्यवस्था बनाई थी कि जिन पेशेंट्स के पास मान लीजिए आयुष्मान नहीं भी है तो उनका भी हम फ्री कर पाएँ। तो अच्छा रिस्पॉन्स हुआ, इसीलिए हम उसको 1 हफ्ते तक और एक्सटेंड कर रहे हैं। देखिए, आप ओपीडी की बात करें, ओपीडी कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम्स, तो ओपीडी की कॉजेज तो आजकल डिजिटल एरा है, तो कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, स्क्रीन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अगर सर्जिकल कॉजेज की बात करें तो सर्जिकल कॉजेज तो लगभग सिमिलर ही होते हैं, वो ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। तो उसमें कैटरेक्ट, ग्लोकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये सारे सर्जिकल कॉजेज होते हैं। ओपीडी के कॉजेज जो यंग एज में हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, जैसे जनरली देखा होगा ठंड के महीने में सिर्फ बूढ़े मरीज आते थे, उनको मोतियाबिंद कराना होता था, कैटरेक्ट सीजन बोलते थे, क्योंकि बहुत बड़ा चीरा लगता था, बहुत सारे टाँके लगते थे, तो उनके अंदर था कि इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है, इसलिए ठंड में ही कराते थे ऑपरेशन। तो वही ट्रेंड अभी भी चला आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की तारीख में लेजर से ऑपरेशन होते हैं, मतलब बहुत ही मिनिमम इंसिजन, फेको सर्जरी होती है 2 मिलीमीटर, 1.8 मिलीमीटर। तो अब ऐसा सीजन जैसा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में है कि ठंड में ही ऑपरेशन कराना है, इसलिए ठंड में कैटरेक्ट के मरीज ज़्यादा आते हैं। बाकी तो हम साल भर करते हैं, दून अस्पताल में तो हम लोग अब साल भर ऑपरेशन कर रहे हैं, ऐसा कोई सीजन जैसा नहीं है। तो साफ मौसम और यहाँ चटक धूप के बीच जिले के पर्यटन स्थलों पर नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों का आगमन हुआ है। न्यू ईयर यहाँ डेस्टिनेशन के रूप में खासी खयाती बटोर रही। केदारकांठा, हर्षिल, दायरा जैसे मनोरथ स्थल इन दिनों देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचने वाले पर्यटकों से गुलजार हैं। आज भी हर्षिल, दायरा एवं सांकरी क्षेत्र में 3000 से ज्यादा पर्यटकों का आगमन हुआ है। पर्यटन जो स्थल है उनमें और साथ ही साथ इनके साथ जुड़े आधार पर शिविरों पर नए साल का जश्न मनाने के लिए स्थानीय होटल व ढाबा संचालकों, पर्यटन व्यवसायियों के द्वारा बड़े पैमाने पर तैयारियों को लेकर आप देखिए किस तरह से काम किया गया। मनोरम बर्फ से लद तक यहाँ केदारकांठा सहित इसके आधार शिविर सांकरी, कोट गांव क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे और इस तरह दरारा, बुग्याल क्षेत्र में गोई बरनाला की कैंपिंग जो है, ये कैंपिंग साइट्स के अलावा इसके आधार पर शिविर में स्थित रैथल एवं वारसू आदि गांव में भी पर्यटक की काफी चहल पहल बनी हुई है। उधर हर्षिल कस्बे में आकर्षक जो सजावट है करने के साथ ही नए साल के जश्न के लिए खास तैयारियां की गई हैं। हर्षिल क्षेत्र में बागोरी, धराली और गांव में स्थित होटल और होम स्टे भी पर्यटकों के लिए भरे पड़े हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये पर्यटकों से भरे पड़े हैं और पुलिस और प्रशासन द्वारा भी नव वर्ष पर पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए। रुड़की से मेयर पद पर भाजपा से 3 दर्जन के करीब लोगों ने दावेदारी कर दी है। भाजपा द्वारा ललित मोहन अग्रवाल की धर्मपत्नी अनीता अग्रवाल को टिकट देकर रुड़की मेयर पद से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके बाद से ही भाजपा के कार्यकर्ताओं में भाजपा प्रत्याशी को लेकर विरोध पनप रहा है। प्रत्याशी को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी के द्वारा ललित मोहन अग्रवाल की पत्नी को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि ललित मोहन अग्रवाल को क्षेत्रीय लोग जानते हैं और यहाँ पर क्षेत्रीय लोग जो है वो जानते तक नहीं है, इस तरह का आरोप लगा दिया गया। उनका लोगों के बीच में कभी आना जाना नहीं रहा। तो ये सवाल उठता है कि ऐसे प्रत्याशी जिसे रुड़की की जनता जानती तक नहीं है, वो भाजपा प्रत्याशी मेयर की सीट जीतकर कैसे रुड़की में कमल पर काम करेगी, यानी कि कमल का फूल वहां पर कैसे खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कैसे काम करेगी, ये सवाल लगा दिया गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा को ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाना चाहिए था जो हमेशा लोगों के बीच में रहा हो, जनता में पहचान रखता हो। भाजपा ने ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया, उससे लगता है कि इस बार अन्य दलों की जो प्रत्याशी हैं उनका जीतना बड़ा आसान हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जब ऐसे एक कार्यकर्ता पर दांव खेलते हुए नहीं सोचा कि मैं भारतीय जनता, क्योंकि मैंने अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी संगठन को नुकसान पहुंचाने का कार्य लगातार पिछली 4 योजनाओं से अब 5वीं योजना में भी एंट्री हो गई है कि वो इसे नुकसान पहुंचाने का बरकरार कार्य रखे हुए हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार एक गुट हावी रहा, की बहुत बड़ी भूमिका होती है इसमें।
तो स्थानीय विधायक को भी इस बात को सोचना चाहिए था कि इस सीट पर हमें कमल खिलाना है। विधानसभा में अगर 2% या 3% लोग ही जान पाए कि 2% व्यक्ति ही या के टिकट वितरण में भाजपा जो हम लोग इनको अपना मातृ संगठन मानते हैं, मैं काफी समय से आरएसएस से भी जुड़ा रहा, तो मुझे लगता है कि निश्चित। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।